आंदोलन करना एक बात है, लेकिन आप समाधान लेके जाएंगे तो हमारी सरकार पूरी तरह से उसके लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना समय में अपने भारत की क्या स्थिति रही? जीते जीते उनको अस्पताल मिला नहीं, मरने के बाद कब्रिस्तान तक उनको नहीं मिल पाया था। और अगर पिछले 9-10 साल का हमारा मोदी जी का कार्यकाल आप देखेंगे तो इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कर्ज का जो कंपोनेंट है वो एसेट क्रिएशन में खर्च हो रहा है। आप देखिए, हम तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं, किस तरह से सड़कें बन रही है, किस तरह से एयरपोर्ट बन रहे हैं, किस तरह से रेल डेवलप हो रही है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड एक तरीके से रिजोल्यूशन प्लान के लिए पूरा स्ट्रक्चर था। प्रदेश सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा, ये पॉलिटिकल विल का काम है और हमारी पॉलिटिकल विल है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने बीते दिनों एक आंकड़ा जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि भारत का जो GDP है उसके अनुपात में जो कर्ज है वो बढ़ता चला जाएगा आने वाले कुछ सालों में। इस पर सवाल जवाब करने के लिए, क्योंकि सत्तारूढ़ बीजेपी है तो बीजेपी से सवाल किया जाना चाहिए, इस वजह से हमने सोचा कि किसी ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाए जो इस बारे में बात कर सके और सरकार का भी पक्ष रख सके। तो हमारे साथ में गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के और खुद एक CA और अर्थशास्त्री भी हैं। तो इन सब चीज़ों को IMF का जो डाटा आया है या जो भी बातें हैं वो सब आप क्लियरली समझ सकते हैं सर से, और जो क्वेश्चंस हो सकते हैं कि सरकार से पूछे जा सकते हैं वो सब हम इनसे पूछेंगे। पहले सर आपका स्वागत है इंडिया डेली लाइव में। नमस्कार। और पहला प्रश्न कि IMF ने जो डाटा दिया है तो क्या लगता है कि वो आप उससे कितना सहमत है? देखिए, मैं तो स्पष्ट इसमें एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो वर्स्ट सिनेरियो की बात कर रहे हैं, IMF ने 2-3 सिनेरियो दिए हैं कि वर्स्ट सिनेरियो होगा अगर, तो वर्स्ट सिनेरियो का अपने आप में एक डेफिनेशन है कि पूरी तरह से हमारी जो GDP ग्रोथ रेट है वो रुक जाएगी, सरकार के पास जो रिसोर्सेज है रेवेन्यू के माध्यम से वो कम हो जाएंगे, फिस्कल डेफिसिट का जो पाथ है जो सरकार ने तय किया है कि बजटरी घाटे को हम कम करके रखेंगे उसमें सरकार फेल हो जाएगी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्स्ट केस सिनेरियो मिला के उन्होंने कहा है कि 100% से जो डेट है वो GDP से बढ़ जाएगा। लेकिन उन्होंने एक पॉजिटिव सिनेरियो भी दिया है उसमें कि अगर पॉजिटिव चीज़ें रहती है, जैसा कि हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा या प्रधानमंत्री जी ने कहा है, या अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखेंगे या और मॉर्गन स्टैनले की और भी जो RBI की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, तो वो जो पॉजिटिव सिनेरियो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर पूरा वर्ल्ड आज इस बात को मान रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे ये जो FDI बहुत तेजी से आ रहा है, हमारे जो टैक्स कलेक्शन है, GST में अभी 1,70,000 करोड़ का एक महीने में GST कलेक्शन हो रहा है, ये अपने आप में इतिहास में सबसे बड़ा है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है 26% से बढ़ गया। तो पॉजिटिव सिनेरियो, सारे पैरामीटर्स बहुत पॉजिटिव हैं। उनके अनुसार वो अगर मटीरियलाइज होते हैं तो फिर जो ये डेट टू GDP रेशो है IMF की रिपोर्ट के अनुसार ही वो 70% रह जाएगा। तो ये दोनों 70 to 100% का जो गैप है उसमें वर्स्ट के सिनेरियो है, पॉजिटिव सिनेरियो है। बट हम अगर न्यूट्रल भी मान के चलें तो भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी तेजी से चल रही है। दूसरी बात यह है कि और भी कई चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो इंडिया का जो डेट स्ट्रक्चर है, जिसको जो हमारा कर्ज का जो स्ट्रक्चर है भारत का, उसमें कहीं भी फॉरेन कंपोनेंट नहीं, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, हमारा डोमेस्टिक डेट है। तो डोमेस्टिक डेट अपने आप में, सॉवरेन डेट जो जिसको कहते हैं सरकार का, वह अपने आप में अच्छी तरह से, मतलब वो उसमें फॉरेन एक्सचेंज का उसमें कंपोनेंट नहीं है, तो वह भी एक समस्या नहीं है। और तीसरी एक चीज मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा कि जब बीजेपी सरकार आई थी 2014 में, तो ये भी एक मुद्दा था कि विदेशी लोन जो है भारत पे बहुत ज्यादा है, और हम आंकड़ा देखें तो दोनों इक्वल। अभी जो 2014-15 समय में जो था विदेश का जो आप कर्ज की बात का बता रहे हैं वो अभी भी सेम है। तो क्या बदला, क्या फिर जनता ने वोट क्यों दिया? बदला, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपने पूछी कि बदला क्या है। डाटा देखेंगे तो लगभग 80 से लेकर 85% का आज भी था। बीच में जब कोविड आ गया था तो 88% का डेट टू GDP रेशो था, उसको 22-23 में वो घट के 81% रह गया। आने वाले समय में सरकार ने इसको और कम करने का रोड मैप भी तैयार किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार डेट लेती है, कर्ज लेते हैं, आप अपना एक घरेलू आदमी दे, आपने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया,
तो एक बात है, आपने कहा कि मैं तो घूमने चला जाऊंगा विदेश और 5 लाख का कर्ज ले लिया कि मैं तो अमेरिका जाके घूम के उसको उड़ा दिया, और आपने उस 5 लाख को कहीं अच्छा इन्वेस्ट कर दिया, अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, अच्छे किसी वेल्थ क्रिएशन के एवेन्यू में इन्वेस्ट किया, तो वह कर्ज, दोनों में 5 लाख का आपने कर्ज तो लिया है, लेकिन फर्क यह है कि एक में आपने एसेट क्रिएट किया अपने लिए, फ्यूचर के लिए, बेनिफिट के लिए, इनकम जनरेशन के लिए एसेट क्रिएट किया है, दूसरे में आपने उड़ा दिया। तो उस समय जिस तरह का जो देश में कर्ज लेके पूर्व की सरकारें कर रही थी, वह इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही थी कि वो खर्च कहाँ कर रहे हैं। जन योजनाओं को कुछ घोषणा कर दी, कुछ कर दी, और वेलफेयर की स्कीम में भ्रष्टाचार था, लीकेजेस थे, इस तरह के थे। अगर पिछले 9-10 साल का हमारा मोदी जी का कार्यकाल आप देखेंगे तो इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ये जो कर्ज का जो कंपोनेंट है वो एसेट क्रिएशन में खर्च हो रहा है। आप देखिए, हम तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं, किस तरह से सड़कें बन रही है, किस तरह से एयरपोर्ट बन रहे हैं, किस तरह से रेल डेवलप हो रही है, किस तरह से इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सरकार किस तरह का उनको इंसेंटिवाइज कर रही है। तो एसेट क्रिएशन और एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्रिएट करने के लिए सरकार कर्ज ले रही है। और कोविड एक ऐसी त्रासदी थी हमारे सामने जिसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया, और भारत अकेला ऐसा देश था जो कि उस कोविड की इतनी बड़ी त्रासदी से इतनी तेजी से निकला। तो आज ग्लोबल इकोनॉमी को भी आप कंपेयर करेंगे तो अमेरिका की डेट देख लीजिए। आपने कहा कंपोनेंट्स की बात, कोरोना काल में सबसे ज्यादा कर्ज लिए गए हैं। एक रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि भारत सरकार ने कोरोना इसमें सबसे ज्यादा कर्ज लिए, और कोरोना समय में अपने भारत की क्या स्थिति रही, जीते जीते उनको अस्पताल मिला नहीं, मरने के बाद कब्रिस्तान तक उनको नहीं मिल पाया था, और जलाने के लिए बड़ी दिक्कत हुई थी। तो फिर उसमें भी ये भी सवाल आता है कि वो जो कर्ज लिए आपने आखिर क्यों लिए? आपने भारत से जो प्रधानमंत्री पीएम फंड जो था उसमें भी आपने पैसे लोगों से लिए, फिर आपने कर्ज भी लिए, वो पैसा फिर गया कहाँ? आप उससे देखिए, ये बात हमें अच्छी तरह से आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के टाइम में 230 करोड़ वैक्सीनेशन दिए हैं, निशुल्क दिए हैं। एक दिन में इतनी नंबर ऑफ वैक्सीनेशन इतने थे कि कई देशों की तो जनसंख्या भी उतनी नहीं है जितनी हम एक दिन में वैक्सीनेशन देने में सफल रहे। तो 230 करोड़ को वैक्सीनेशन निशुल्क देना, उसके बाद 90 करोड़ लोगों को, आज 5 साल हो गए उनको जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत उनको फ्री राशन दिया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने भी इस बात को अभी एक रिपोर्ट आई थी कि ये जो जिस तरह का जो सोशल वेलफेयर स्कीम कोविड के बाद या उसके पहले के कुछ समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जिस तरह का जन कल्याणकारी योजनाओं का पेनिट्रेशन किया है, इसने अपने आप में 47 साल में अगर कोई वेलफेयर, सरकार की वेलफेयर स्कीम जो अचीव कर सकती है वो मात्र 6 साल में अचीव कर ली। तो इसको अप्रिशिएट किया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। मनरेगा में हमने एक बार 60,000 करोड़ का एनुअल बजट होता था, कोविड के टाइम में 90,000 करोड़ तक उसको सरकार ने उसको आगे बढ़ाया। दूसरा, पीएलआई के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत नुकसान में आ गई थी कोविड के टाइम पे, तो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स सरकार ने लाई। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारी बढ़ गई है, मोबाइल इंडस्ट्रीज हमारी तेजी से डेवलप कर रही है, टॉय इंडस्ट्री बन रही है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी की तो मैंने बात की, डिफेंस की बात की, तो इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर रहे हैं। बंद भी तो हो रहे हैं ना बहुत सारे ऐसे जो दिक्कतें हैं, स्मॉल इंडस्ट्री जो थी वो सब बंद भी तो हुए हैं। तो कोविड के सरकार ने, देखिए, लार्ज इंडस्ट्री की एक बात है, एमएसएमई के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से, रेडी वाले पटरी वालों को जो कर्ज देने के माध्यम से, और अभी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना की घोषणा की है, जिसमें 18 छोटे छोटे उद्योग, कोई बढ़ई है, जो कुम्हार है, कोई नाई है, कोई लोहार है, ऐसे 18 छोटे छोटे उद्योगों को सरकार ने अपने विश्वकर्मा स्कीम के माध्यम से उनको हैंड होल्डिंग की है, ताकि ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें और इन सेक्टर्स को 15,000 का
टूल्स लेने की भी सरकार ने व्यवस्था की है, 3 लाख तक का सस्ते ब्याज दर पे लोन देने की बात की है। तो और सबसे बड़ी बात हमें ये देखना चाहिए कि सरकार जब खर्च करती है जन कल्याणकारी योजनाओं में, एक हमारे प्रधानमंत्री जी थे, आप नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि हम सब प्रधानमंत्री जो वो अभी नहीं है, उन्होंने कहा था कि अगर सरकार 1 रुपया खर्च करती है तो मात्र 15 पैसे वो आम आदमी के जिसके लाभार्थी है उसके जेब में जाता है। 85% एडमिनिस्ट्रेटिव और इन भ्रष्टाचार और लीकेजेस में ही ख़त्म हो जाता है। राष्ट्रपति जी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बताया था कि पिछले जब हमें 9 साल पूरे सरकार को हुए थे, पिछले 9 साल में 29 लाख करोड़ की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार ने उन योजनाओं के माध्यम से, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को पैसा उनके जेब में दिया। एक बात ये आता है कि जब हम अभी आपने बताया, आपने पूरी जवाब दिया कि हमने जो कर्ज लिए उसका हमने इस्तेमाल कहाँ किया, उस पैसे को खर्च कहाँ किया। मैं आपको 2 राज्य में अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर मैं अभी बात करूँ, बहुत बड़ा चुनाव था, बहुत बड़े स्तर पर आप लोग जीते भी, उसमें जो योजनाएं दी गई जिसको आप दिल्ली में कहते रेवड़ी है या रेवड़ी कल्चर जो फ्री में बांटने की बात है, वहाँ पर आपने झारखंड ये छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में आपने वही कल्चर सेम टू सेम वैसा ही कल्चर लेके आ गए। आप उसको रेवड़ी पार्टी नहीं कर रहे, मतलब आपने जो कर्ज लिया, नहीं मैं बताता हूँ, आपने वहाँ इस्तेमाल किया। आपने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और रेवड़ी में क्या फर्क है, ये हमें समझना चाहिए। देखिए हमारा संविधान क्या कहता है, सरकार को कहता है कि सरकार वेलफेयर स्टेट है, उसको जनता का कल्याण के काम करने हैं और खासकर गरीब पिछड़े वर्ग जो दूर सुदूर के ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं, इन लोगों के, महिलाओं में जो गरीब महिलाएं हैं, उन सब के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। ये हमारा संविधान इसकी जिम्मेदारी देता है। अब जन कल्याणकारी योजनाओं को जब हम लागू करते हैं तो रेवड़ी और उसमें क्या फर्क है ये देखना चाहिए। अगर आप किसी योजना का प्रावधान अपने बजट के अंतर्गत करते हैं, है ना, अगर आपने कहा कि मैं जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 2 लाख करोड़ का हम वार्षिक खर्च करते हैं, अगर उस 2 लाख करोड़ को आप अपने बजट में, केंद्र सरकार के बजट में डालते हैं, लिखते हैं कि ये 2 लाख यहाँ से आय होगी, यहाँ पे हम खर्च करेंगे, और उस बजट को ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने रखते हैं, तो वो जन कल्याणकारी योजना है। लेकिन अब मैं आपको एक चिदम्बरम साहब का एग्जाम्पल दे देता हूँ। उन्होंने जो ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे कि पेट्रोल के दामों को कम रखना है, तो उन्होंने उन कंपनियों को, पेट्रोल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कहा कि आप जनता से इसी दाम से पैसे ले सकते हो, इतने पर लीटर लोगे, और विदेश से वो महंगा ऑयल खरीद रहे थे। डिफरेंस को या तो सरकार देना चाहिए, सरकार ने भी उन ऑयल कंपनियों को नहीं दिया, जनता से भी उन्होंने नहीं लिया, और वो लॉस को उन्होंने, केंद्र सरकार ने ऑयल बॉन्ड 1.25 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड इशू कर दिए। तो ये है रेवड़ी कि आप बजट पे प्रावधान नहीं कर रहे, कंपनी को पैसा नहीं दे रहे। अभी दिल्ली सरकार के एग्जांपल देता हूँ, ये बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये क्या कर रहे हैं, ये उन बिजली के कंपनियों को पैसा अपने बजट से भी नहीं दे रहे। 18,000 करोड़ इकट्ठा हो गया है जो दिल्ली सरकार की देनदारी है ये ये बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। अब वो कौन देगा आखिर में, या तो जनता से लेंगे, यह कैसे होगा? तो बाकी जहाँ पर बीजेपी की सरकार, बीजेपी नहीं, अलग से प्रावधान तो नहीं है ना? नहीं, प्रावधान कर रहे हैं। जो भी चीज है, मैंने यही बताया कि अभी जो भी चीजों का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 लाख करोड़ का हम प्रावधान कर रहे हैं। जो भी योजनाएं हैं उनका आखिर अगर सरकार 45 लाख करोड़ का खर्चा कर रही है तो वो खर्चा उसको आइडेंटिफाइड करके लोगों के खाते में, एक तो उसका लीकेजेस नहीं कर रहे, उसका करप्शन भ्रष्टाचार हटा रहे, उसके बाद टारगेटेड दे रहे। पहले जैसे सब्सिडी का एक सिस्टम चलता था, गैस सब्सिडी चलती थी कि टंकी पे 100 रुपए सब्सिडी दी केंद्र सरकार ने। अब एक होटल है जो 50 सिलेंडर रोज यूज करती है तो उसको तो 50 सिलेंडर पे सब्सिडी मिल गई, और एक गरीब आदमी जो अपने घर में महिला खाना बनाती है उसके महीने में पूरा 1 सिलेंडर उसको मिलता है, तो उसको तो 100 रुपए की सब्सिडी मिली और उसको 75 रुपए। मेरे पास में, मेरे गाँव में, मैं अपने पहले बता दूंगा, मेरे पास में गैस सिलेंडर का कनेक्शन, मेरे पास 75 रुपए 3 महीने में कभी आ जाए तो आ जाता है। और ऐसे कई लोग हैं जिनको सब्सिडी ठीक से नहीं जा पा रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट सब्सिडी और जो डायरेक्ट
खाते में जाने वाली। मैं मध्य प्रदेश के इलेक्शन में गया था, किसानों से मैंने पूछा कि भाई आप लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है? बिल्कुल, सबने हाथ खड़ा करके कहा मिल रही है, मेरे खाते में आ जाती है, ना कलेक्टर के पास धक्के खाना पड़ता है, ना किसी के पास उसके ऑयल लगाना पड़ता है आदमी को, किसी को जो किस झंझट करते हैं, तो सीधे उनके खाते में जा रहे हैं। अब ठीक है, कई जगह पे गैप हो गया तो उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जन कल्याणकारी योजनाओं को टारगेटेड डिलीवरी करना, और सबसे बड़ी बात अल्टीमेट में आदित्य जी हमें ये देखना है कि भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। ग्लोबल डेट रेशो ऐसा नहीं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी मानते हो आप। अभी निर्मला सीतारमण ये बात कही भी है। नहीं तो बात तो असली तो मतलब यही, आज फिर अमेरिका का है तो अमेरिका का डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से है। मैं यही तो कह रहा हूँ, नहीं कर सकते। नहीं तो अमेरिका, चाइना, यूके सबके डेट, मैं यही कह रहा हूँ कि अकेला डेट टू जीडीपी रेशो अपने आप में कोई पैरामीटर अकेला नहीं है, उसको बाकी चीजों के साथ भी देखिए। अगर हमारे यहाँ एफडीआई तेजी से आ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था 7% से ग्रो कर रही है, अमेरिका की 2% से भी नहीं ग्रो कर रही, तो उसकी बड़ी है जीडीपी, तो उसका तो क्वांटम और भी बहुत बड़ा होगा। तो मैं कह रहा हूँ आइसोलेशन में 100% हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, ये बात नहीं है। मल्टीपल पैरामीटर देखना है, हमारा टैक्स कलेक्शन कैसा हो रहा है, कितना उसमें बढ़ोतरी हो रही है, हमारी इकोनॉमी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, हमारे कौन से सेक्टर में खर्च कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम पूरी तरह आश्वस्त, और अभी नहीं है। आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की देख लीजिए, मॉर्गन स्टैनले की देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है, आज इतना एफडीआई क्यों दे रहा है? आपसे कोई पूछे, कल आपके पास आ जाए कोई व्यक्ति कि भाई मेरे कंपनी में आप 50,000 रुपए लगा दो, आप लगा दोगे? कहने से आप उसकी जांच पड़ताल करोगे, ये करोगे। तो वर्ल्ड, पूरे विश्व का सबसे बड़ा एफडीआई वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भारत 2-3 साल से कंटिन्यूअसली लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और तेजी से मजबूती से आगे बढ़ रही है। हम जो विदेश के जो कर्ज हैं उसको वापस करने का, उसको ठीक करने का कुछ उपाय हमने सोचा है अभी? विदेशों से हमने कर्ज ही नहीं लिए, पहली बात। ये कर्ज नहीं है, ये वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा। हमने कर्ज नहीं लिया ये। और जो आप और इसका जो ये जो 100% की भी जो बात करें, हम कह रहे हैं कि ये हमारी बाकी फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे तो हम 70 से 80% के बीच में रहेंगे। हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए यह देश के हित में है कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए हम आगे रिसोर्सेज जनरेट करें और वो आगे चलेगी। और आप देखो ना अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इस चीज़ों को देखना चाहिए। और हम तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप तो अब गौतम बुद्ध नगर में आज बैठे हुए, आप उत्तर प्रदेश का एग्जांपल ले लो। हाँ, क्या बजट का साइज था आज से 2017 में और अब क्या साइज है स्टेट के बजट के साइज? हमारे केंद्र में ही ये आज 40 लाख करोड़ से ऊपर का बजट एनुअल खर्चा और रेवेन्यू है। एक समय, कुछ समय पहले था 14-15 लाख करोड़ का था। तो साइज कितना बढ़ गया है। तो जब आप अगर देखोगे तो बड़ी लार्ज इकोनॉमीज होती हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके भी कर्ज बड़े होते हैं, लेकिन उनके पास ग्रोथ प्लान होता है, इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, उनमें एसेट क्रिएशन होता है, उनके बाकी एक्सपेंशन के लिए उनके पास कई मूल्यांकन के आधार है। तो उन सबको देख के हमें रखना चाहिए। आपने आप गौतम बुद्ध नगर का नाम लिया, नोएडा का नाम लिया। नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ा जो आर्थिक रूप से लोगों को कमजोर कर रहा है, जो सीधा सीधा एक आम इंसान जो 40,000-50,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसकी दिक्कत है। ये जो फ्लैट बायर्स का इशू जो है, अब तक उस पर कोई ठोस कार्यवाही या कुछ इस तरीके का नहीं हो पाया, जबकि पिछले कई सालों से बीजेपी ही रही है। हमेशा बीजेपी वालों से जब भी सवाल पूछा जाता है सांसद विधायक से, तो उनका कहना होता है कि सपा या बसपा सरकार ने जो किया उसका भुगतान अभी है, तो फिर हमने उन्हीं से पीछा छुड़वाने के लिए आपको वोट दिया ना, तो फिर आप क्या कर रहे हो उसमें? अब फ्लैट बायर का अभी आप काम कर रहे हैं कंटिन्यूस, तो मैं भी देख ही रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। फ्लैट बायर का लगभग 4 लाख 4.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनका घर फंसा हुआ है, उस पर क्यों कोई ठोस कार्यवाही नहीं, ये तो ये जानकारी का भाव हो सकता है। जब हम 2017 में प्रदेश में आए या 14 में केंद्र सरकार में आए, तो मोदी जी और योगी जी साहब ने कहा था कि हम फ्लैट बायर्स की समस्या को, जबकि वो लीगेसी इशू है जो वो कह रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन अब तो सॉल्यूशन करना हमारी जिम्मेदारी है ना। केंद्र में 9 साल से ऊपर हो गए, प्रदेश में भी लगभग 6-6.5 साल हो गए 17 से, तो अब इसका सॉल्यूशन हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको बता दूं 2015-16 में इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड कौन लाया था? हम ही तो लाए थे।
इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड एक तरीके से रिजोल्यूशन प्लान के लिए पूरा स्ट्रक्चर था। बैंकों का कैसे आगे होएगा, कौन नए इन्वेस्टर्स आएंगे, पिछले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कैसे उन लोगों को बाहर किया जाएगा, उनकी मैनेजमेंट कंट्रोल से कंपनी को कैसे निकाला जाएगा। ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड हम लेके आए थे। उसके बाद 16 में जब हमने देखा कि इसमें होम बायर्स को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो डिसीजन मेकिंग करती है, जिसमें कि जो भी डेटर्स हैं, जो भी उन लोगों ने जिनमें भी पैसा लगाया, चाहे बैंक हो, चाहे अथॉरिटी का पैसा लगाओ या और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, उन लोगों के अंदर डिसीजन होता है कि कैसे इसका रिजोल्यूशन करा, इसका समाधान किया जाए, कौन से नए डेवलपर्स को या किस नए इन्वेस्टर को इसमें लाया जाए। तो उसमें कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में होम बायर्स नहीं थे। तो हमने वित्त मंत्री जी से भी कहा और अपने हरदीप पुरी जी से भी, अर्बन मिनिस्टर थे, उनको कहा कि भाई कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में होम बायर्स को लेके आना चाहिए, और उन्होंने तुरंत मान लिया। और 16-17 में हमने अमेंडमेंट किया क्लॉज 14 में आईबीसी के, क्योंकि मैं आईबीसी के कंपनी में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, एक रेगुलेटरी कंपनी में जो रेगुलेट करती है इनको तो उसमें हम लोगों ने होम बायर्स को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का सदस्य बनाया, उनको एम्पावर किया कि रिजोल्यूशन प्लान में डिसीजन में आप लेंगे। उसके बाद जो पूरा बैंकों को मजबूत किया, बैंकों का भी बहुत पैसा फंसा था, 72,000 करोड़ का केंद्र सरकार ने बैंकों को पैसा कैपिटल के रूप में दिया ताकि उनकी मजबूत वो और लोन देने के लिए सक्षम हो सकें, और जो उनकी हालत खराब हो गई थी पिछले एनपीए के कारण उसको स्ट्रेंथन किया। आईबीसी से 4 लाख करोड़ का पैसा निकला ये, लेकिन ये पूरी इंडस्ट्री के लिए था, होम बायर्स के लिए। उसके बाद इसके रिजोल्यूशन के लिए आईबीसी एनसीएलटी में देखा कुछ हुए, कोर्ट केसेस भी हुए, जिसमें आम्रपाली का सॉल्यूशन हमारे समय में ही आम्रपाली अभी भी लटके हुए हैं नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी तरीके एनबीसीसी ने उसको काम लिया। देखो समस्या बहुत पुरानी है, समय लगेगा, लेकिन आम्रपाली के सॉल्यूशन की तरफ बढ़े, जेपी विस्टाउन के सॉल्यूशन के लिए आपको ध्यान देना नहीं, मैं उसके बाद पूरी बात कर दूं कि हमने क्या किया आपके प्रश्न का, कि उसके बाद एक सरकार ने एक कमेटी भी बनाई अमिताभ कांत जी के नेतृत्व में कि उसके रजिस्ट्रेशन, उसके कई मुद्दे हैं, रजिस्ट्रेशन है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बात है, स्टॉल्ड प्रोजेक्ट की बात है, जो एक्सेस लैंड है उसकी सरेंडर की बात है, स्वामी फंड के द्वारा नए प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग की बात है। तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के इशू पे ज़्यादा फोकस किया। हमने एक अपनी कमेटी बनाई, क्योंकि मैं गौतम बुद्ध नगर में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है, मेरी संवेदना है मिडिल क्लास होम बायर्स की, लगभग जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई इसमें लगा दी। उनका एक सपना था कि हम मकान अपना देखेंगे, उन्होंने बैंकों से लोन ले लिया, उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, और फिर मकान नहीं मिला तो रेंट पे भी दे रहे हैं, और प्रोजेक्ट बिल्कुल उनका रुका पड़ा है। जो डेवलपर पुराना था वो भाग गया है, नोएडा अथॉरिटी ने लैंड को वापस उसका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया है। तो इन सब चीज़ों को करते हुए मैंने एक व्यापक एक कमेटी अपने आप में एक वाइट पेपर निकाला कि इस सारी चीज़ों का समाधान क्या होगा। देखिए, एजिटेशन करना एक बात है, आंदोलन करना एक बात है, लेकिन आप समाधान लेके जाएंगे तो हमारी सरकार पूरी तरह से उसके लिए प्रतिबद्ध है कि इसको सॉल्यूशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन का तो कल परसों योगी जी की कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया है। इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि नोएडा अथॉरिटी का कहीं ना कहीं इस सारे उसमें एरर उन्होंने किया है, गलत डिसीजन लिए हैं। जो उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे लैंड अलॉट की, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की, फिर उसके बाद जब डिफ़ॉल्ट हुआ तो बहुत हाई पेनल्टी और इंटरेस्ट बहुत हाई लगा दिए। तो होम जो बिल्डर्स हैं उनका तो फ्रॉड है ही, लेकिन इन सब स्टेक होल्डर्स को समाधान के रूप में हमने वाइट पेपर निकाला है, जिसमें ये सारे समाधान कैसे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर कौन अपॉइंट करेगा, वो कैसे एसेट्स लायबिलिटी को कंसोलिडेट करेंगे, आगे खर्चे में क्या क्या प्लान है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कौन नए डेवलपर्स होंगे, और जो एक्सेस लैंड है उसका वन टाइम सरेंडर पॉलिसी को लेके आना है। स्वामी फंड की केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री से भी मेरी बात हुई है कि उस स्वामी फंड का जो 25,000 करोड़ है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इन और जो नोएडा अथॉरिटी ने जो ये दिया है पेनल्टी,
और इंटरेस्ट, इसको मॉरेटोरियम के माध्यम से कम करना। तो मुझे लगता है सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं फिर से सरकार पे ही आकर के उत्तर प्रदेश तो हम अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और करेंगे। बैक में जो पैसा जो है, कहीं ना कहीं आंकड़े तो है लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है, नहीं है ना, अथॉरिटी मानने को तैयार नहीं है कि अथॉरिटी मानने को तैयार नहीं है। अथॉरिटी अपने आप तो मानेगी नहीं, प्रदेश सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल विल का काम है और हमारी पॉलिटिकल विल है, और इस मुद्दे को हमने बहुत अच्छी तरह से पब्लिक अवेयरनेस के माध्यम से जो लीडरशिप है उनके सामने, वो भी जानते हैं, उनके सामने भी रखा है। लीडरशिप की आपने बात बताई। हाँ, और मैं विधायक और तीन, आप गौतम बुद्ध नगर में 3 विधायक आपके हैं, बीजेपी के ही हैं, तेजपाल नागर हो या पंकज सिंह हो या धीरेन्द्र सिंह हो, और सांसद भी आपके हैं। वो चारों लोग एक बार पूरे नोएडा गौतम बुद्ध नगर में सभी जगह गाड़ी में बैठ के घूम के देख ले, जो बिल्डिंगें बनी हुई है मरकट बन के बनी हुई है, ऐसे मुँह ताक रहे हैं लोग ऐसे कि सालों से वो घर मिलेगा मुझे, वो घर मिल नहीं रहा। मेरा तो पूरी संवेदना है, क्यों नहीं करते, मतलब ऐसा जिम्मेदारी बनती है ना। तो मैंने इसीलिए तो व्हाइट पेपर निकाला है। व्हाइट पेपर का मतलब ही ये होता है कि वर्तमान स्थिति को आइडेंटिफाई करके उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, किसको, आरबीआई को क्या करना है, केंद्र सरकार को क्या करना है, प्रदेश सरकार को क्या करना है, और फिर जो प्रोफेशनल्स को क्या करना है, और नोएडा अथॉरिटी को क्या करना है, इनका पूरा डिटेल में, और वो हमने रोड मैप के रूप में रख दिया है। और मुझे लगता है कि जल्दी उसमें से बहुत चीज़ें सरकार पहले भी कर चुकी है, उस तरफ और बढ़ रही है, स्टेप्स ले रही है, प्रदेश सरकार भी ले रही है, फंडिंग की भी बात है, और इस सब को मुझे लगता है कि उनका हम जल्दी सपना पूरा करने की तरफ बढ़ेंगे। अंतिम प्रश्न के साथ हम खत्म करते हैं। आप गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं और नोएडा एक उत्तर प्रदेश का खास तौर से इकोनॉमिकल हब माना जाता है, तो किस तरीके से देखते हैं नोएडा में खास तौर से जो इकोनॉमी जिस तरीके से चल रही है, चाहे फ्लाइट वायर का इशू है या कोई भी विकास का काम हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको देखते हुए आप कैसे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, और जो नोएडा के ऊपर भारी पड़ता जा रहा है फ्लाइट वायर का इशू, और उसके फर्क पे उत्तर प्रदेश का बजट खराब होगा, फिर भारत देश का बजट खराब होगा, उस पर आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर हमें, तो मैंने आपको बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और हम ही नहीं कह रहे, पूरे विश्व इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है, और आने वाले एक दशक में भारत अर्थव्यवस्था में सुपर पावर की स्थिति में पहुंच जाएगा। उसमें हम मान के चलते हैं, और प्रधानमंत्री जी और योगी जी महाराज भी इस बात को मान के चल रहे हैं और जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रोल होने वाला। देखिए, क्या है कि पीछे जब इकोनॉमी ड्राइव होती है तो कुछ सेंटर होते हैं जहाँ के जो ग्रोथ को प्रोपेल करते हैं, कैटलाइज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, ये स्टेट्स ने बहुत तारीख से पीछे समय में भारत की अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान की, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था एक काफ़ी अच्छे स्तर पे उसको सस्टेन करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में कैटेगराइज कर रहे थे 2017 के पहले। अब पिछले 5 साल के, अब 6 साल हो गए, सेकंड टर्म है योगी जी महाराज का, 5 साल में यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी कानून व्यवस्था वगैरह के, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, उसको काफ़ी दुरुस्त किया है। दूसरा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया है। तो अब और यह मात्र 8% देश की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। योगी जी ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश को देश की जीडीपी का 1/5 कंट्रीब्यूशन पे लेके जाएंगे, यानी देश की जीडीपी का 20% उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट करेगा। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से प्रोपेल आगे बढ़ेगी, और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ेगा। उसके बाद हम गौतम बुद्ध नगर में यहाँ रहते हैं, मैं तो 1990 से यहाँ रह रहा हूँ, देख रहा हूँ। गौतम बुद्ध नगर का अल्टीमेटली अर्थव्यवस्था के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, लैंड अवेलेबिलिटी, पावर अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, अब बाकी जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो की उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये इकोसिस्टम तैयार हो जाते हैं तो कोई भी अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ती है। तो नोएडा, गौतम बुद्ध नगर को आप देखें तो ईस्टर्न पेरीफेरल है, वेस्टर्न पेरीफेरल है, यमुना एक्सप्रेसवे है, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, जेवर एयरपोर्ट है, और इसका डिफेंस कॉरिडोर यहाँ से गुजर रहा है। दादरी में मल्टी नोडल ट्रांसपोर्टेशन हब बन रहा है, पहला भारत का फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा यहाँ पे, लैंड अवेलेबल है, यहाँ पे पावर अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है।
तो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तेजी से प्रोपेल करेगा और उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को प्रोपेल करेगा, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। मैं एक और कॉशन देना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ऑटो पायलट पे चल गई, वैसे नहीं होता। कंटिन्यूअसली एक्टिवली लोगों को उस अर्थव्यवस्था के को पॉजिटिव रोड पे ले जाने के लिए काम करना पड़ेगा, और उसके लिए बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और इन विषयों को समझने वाले लोग अगर राजनीति में ज़्यादा तेज़ी से आगे आते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में तेज़ी से आगे बढ़ेगी। गौतम बुद्ध नगर में बहुत पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को रियलाइज़ करने के लिए जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, चाहे होम बायर को लेके ले लें, लैंड की हाई कॉस्ट ऑफ लैंड की बात है, तो इन चीज़ों को भी हमें, इकोसिस्टम्स को, लेबर इश्यूज कुछ होते हैं, तो उन चीज़ों को हम रिफाइन करने के लिए पूरी तरह से करेंगे, और हम मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे। तो गौतम बुद्ध नगर अपने आप में बहुत बड़ी पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ सकता है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करेगा, और उत्तर प्रदेश भारत की दो बातें मैं आपको आपके ध्यान दिलाने के लिए, क्योंकि सीधा सीधा आम जनता से जुड़ा हुआ है, गाँव से जुड़ा हुआ है। नोएडा में हमारी ही स्टोरी है, मोमनाथल गांव के साइड में हमने इंडिया रैली के लिए किया था, जिसमें कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके यूटेरस हटा दिए गए, बच्चेदानी का ऑपरेशन करके हटाया गया। मेरी वो स्टोरी, तो मैं उस गांव के जा चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ। आपने कहा पानी को लेकर के जो बात कही कि पानी उपलब्धता, तो ये पानी की उपलब्धता नहीं है वहाँ पे, या तो वो कुछ दिक्कत नदी के किनारे होने की वजह से है, या वहाँ पे पानी, शुद्ध पानी नहीं। तो इस बात पे जरूर आप ध्यान दीजिए, या विधायक सांसद की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश। नहीं, बिल्कुल, ये जो आपको ये बात आपने सही बताई है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर योजना भी लाए कि हर डिस्ट्रिक्ट में 75 वाटर बॉडीज़ को रिवाइव करना है, काम करना, उस पर काम करना है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं पानी को लेके, हेल्थ को लेके, तो हमारे ध्यान में है। और अगर कोई किसी चीज़ की कोताही कोई एडमिनिस्ट्रेशन या अथॉरिटी करती है, तो मैं उस बात को आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से यहाँ पे बहुत सक्रियता से काम करता हूँ, काम कर रहा हूँ, और मैं अवश्य इन समस्याओं का समाधान के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध। तो हम खत्म करते हैं, समय की कमी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। दर्शकों को हो सकता है कि जो भी चीज़ें थी, जो भी बातें थी, जो IMF ने जो कही थी, या जो भी अर्थव्यवस्था, खासतौर से नोएडा का, ग्रेटर नोएडा को लेकर के, वो सारी चीज़ें हमने कवर की होंगी। और जो मैंने आपसे दो चीज़ें रखी बिल्कुल हैं, उस पर जरूर आप काम करेंगे, और अगली बार हम जब मिलेंगे तो उस पर एक कुछ न कुछ ठोस कार्यवाही के साथ हम लोग मिलेंगे। और मैं दर्शकों को बता दूँ कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैं लाइक कीजिए, इंस्टा या ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरी तरफ से भी सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं।